So hello everyone, a very good afternoon to each and everyone. आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे मेरी वीडियो की हेल्प से। ठीक, तो इसी सीरीज़ की श्रृंखला में हम लोगों ने मैक्सिमम सारे टाइप के सर्किट जो कि सीरीज़ में कनेक्टेड है उनको कवर कर लिया था। ठीक, तो और इससे प्रीवियस वीडियो में अगर किसी ने नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर के देख लीजिएगा, उसके बाद इसको कंटिन्यू कीजिएगा। तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था सर्किट विथ RLC इन सीरीज। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोगों ने 3 कंडीशन देखा था। एक कंडीशन जिसमें XL का वैल्यू XC से बड़ा है, दूसरा कंडीशन जिसमें XC का वैल्यू XL से बड़ा है, और तीसरा कंडीशन जहाँ पे XL और XC का वैल्यू समान है या बराबर है। ठीक है, तो हमारा जो आज का जो एजेंडा है वो बेसिकली रेजोनेंस को लेकर के, मतलब क्या टॉपिक का जो डिस्कशन है वो क्या है, रेजोनेंस। ठीक है, एक रेजोनेंस एक ऐसा कंडीशन है जब हमारा सर्किट का जो XL का वैल्यू है XC के बराबर हो जाएगा। ठीक, और ये जो चीज़ है ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही होगा पॉसिबल, क्योंकि हमको पता है कि जो XL है और XC है दोनों ही फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी के और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी के, लेकिन है तो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट ना। ठीक है, तो अगर यदि हम लोग सर्किट का फ्रीक्वेंसी को वेरी करें और एक पर्टिकुलर ऐसा कंडीशन पे लेकर के आए जहाँ पे XL और XC का वैल्यू बराबर हो जाए, तो उस पर्टिकुलर खास कंडीशन को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस। ठीक, तो हम लोग यहाँ से रेजोनेंस जो है ये तो समझ गए कि XL और XC का वैल्यू बराबर होता है। ठीक है, लेकिन क्या हम लोग वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ज्ञात कर सकते हैं जिस पे रेजोनेंस होता है? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि किसी भी सर्किट में जो सर्किट एलिमेंट्स लगा हुआ है, पैसिव एलिमेंट जिसको हम लोग कहते हैं इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, इसका वैल्यू तो हमको पता रहता है ना, और पाई का वैल्यू हमको पता है। तो हम लोग क्या उस पर्टिकुलर चीज़ का इस्तेमाल करके हम लोग नहीं निकाल सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होगा रेजोनेंस का वो क्या होगा? इसी चीज़ को हम लोग कर सकते हैं डिराइव। जैसे कि ये देखिए, XL बराबर XC है, तो XL को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा L, और XC को क्या लिख सकते हैं, 1/ωc। तो चूंकि ओमेगा दोनों में सेम है, क्योंकि हम लोग एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू LC। तो इसका मतलब ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, 1/√LC। और यही है आपका ओमेगा R, जिसको हम लोग कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, लेकिन इसका यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। लेकिन अगर यदि हमको हर्ज में चाहिए तो सॉरी अगर यदि हम लोग को हर्ज में चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, 2 पाई, इसको खोल देंगे, 2 पाई FR, ये हो जाएगा 1/√LC। और FR का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√LC, यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई। तो ये आ गया ना हमको हर्ज में। ठीक, तो ये वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जिस पे हमारा जो सीरीज RLC सर्किट है वो रेजोनेंस कंडीशन पे चला जाएगा। तो इसका मतलब इसे होगा क्या सर? देखो क्या होता है कि जब XL और XC का वैल्यू समान हो जाता है तो इसका मतलब उससे जो ऑफर किया जाने वाला इम्पीडेंस है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि Z इज इक्वल टू क्या होता है सीरीज के लिए, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, यही होता है ना। तो चूंकि XL और XC का वैल्यू बराबर है तो इसका मतलब साफ है कि Z जो हो जाएगा वो R के बराबर हो जाएगा। तो सर्किट का इम्पीडेंस घटा कि बढ़ा, घटा। तो अगर ये सर्किट का इम्पीडेंस घटेगा तो इसका मतलब साफ है कि करंट बढ़ेगा ना। तो इसीलिए हम लोग सीरीज रेजोनेंट सर्किट को कभी कभी करंट मैग्नीफायर सर्किट भी बोल सकते हैं। करंट मैग्नीफायर नहीं, बेसिकली ये वोल्टेज मैग्नीफायर सर्किट होगा, क्योंकि करंट मैक्सिमम तो होगा लेकिन एक्चुअली में करंट और वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट से हमको वोल्टेज मिलेगा। वो जो वोल्टेज होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक, इसलिए हम लोग इसको जनरली वोल्टेज मैग्नीफायर सर्किट बोलते हैं, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज सेम नहीं रहता है, वोल्टेज डिफरेंट रहता है लेकिन करंट सेम रहता है। ठीक है, तो कुछ कुछ टर्म्स से रिलेटेड है जिसको हम लोग को जानना जरूरी है। सिर्फ रेजोनेंस तो हम लोग जाने, ये हो गया रेजोनेंस का कंडीशन, दिस इज द कंडीशन। कब ये रेजोनेंस होगा, ठीक है। ये हो गया Z का वैल्यू, तो Z का वैल्यू रेजोनेंस पे R के बराबर होगा। ठीक है, अब
यहाँ पे कुछ टर्म्स है जैसे कि हम लोग बात करते हैं, कहाँ गया स्पेस, तो स्पेस का इशू हो रहा है, यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, स्पेस है काफ़ी ठीक। यहाँ डिस्कस करें, दिस इज बैंडविड्थ। बैंडविड्थ तो जो ये बैंडविड्थ होता है ये बेसिकली इसको डिफाइन किया जाता है कि एज अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ओवर विच द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0.707 ऑफ द करंट एट रेजोनेंस। मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हम लोग करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ बनाए, ठीक है, तो ये हो गया आपका करंट और ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी को जब इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब है इसी के साथ साथ में करंट भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि एक मिनट फॉर द इंटरप्शन, वो एक्चुअली में कुछ काम था इसीलिए। एनीवेज, आप लोगों को थोड़ा मेरा आवाज़ अलग लग रहा हो क्योंकि आज ना मुझे सर्दी है, तो थोड़ा मतलब ज़्यादा इंटरप्शन आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। एनीवेज स्टार्ट, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, कहाँ गया हूँ, बैंडविड्थ, ठीक है। तो बैंडविड्थ को समझने से पहले आप लोगों को एक चीज़ समझना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे मैं करता हूँ। जेड जो है सीरीज सर्किट का वो क्या है, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, है ना। अब एक चीज़ देखिएगा, जैसे जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं, तो जेड का जो वैल्यू है ना वो वेरी कर रहा है। वेरी क्यों कर रहा है? जेड का वैल्यू वेरी कर रहा है, क्यों, कैसे? देखिए, जब हम लोग एफ का वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं तो एक्सएल का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है और साथ ही साथ में एक्ससी का वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रहा है ना, ठीक। तो तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे एक्सएल एक्ससी के बराबर हो जाएगा। एक्सएल एक्ससी के बराबर हो जाएगा तो उस टाइम पे सिर्फ जेड का वैल्यू जो है आर के बराबर हो जाएगा, लेकिन उस टाइम पे जेड का वैल्यू मिनिमम होगा ना, मिनिमम बोल सकते हैं, क्योंकि z जो है वो r और xl माइनस xc के डिफरेंस से मिलके बना है और वो भी दोनों के एडिशन से है। तो इसका मतलब यदि xl xc का वैल्यू 0 हो जाएगा तो इसका मतलब साफ है कि z का वैल्यू मिनिमम हो जाएगा और वो कंडीशन रेजोनेंस वाली हो जाती है, ठीक। तो अगर इसी चीज़ का हम लोग इस्तेमाल करके ड्रॉ करें z और f के बीच में एक ग्राफ, तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं क्या कि अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़, एक चीज़ और कि अगर हम लोग एक्सएल का बात करेंगे, ये हो गया एक्सएल, ये हो गया एफ, और अगर हम लोग एक्ससी का बात करेंगे, ठीक है, ये हो गया एफ और ये हो गया आपका एक्ससी, ठीक। तो हमको पता है कि एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ के और एक्ससी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्स के। तो इसका मतलब जो एक्सएल और एक्ससी का जो ग्राफ आ जाएगा इंक्रीज करने से वो ऐसा कुछ आएगा और एक्ससी का जो ग्राफ आ जाएगा वो ऐसा कुछ आएगा। अब जब हम इस दोनों ग्राफ को मिला देंगे तो अपन लोग के पास कुछ ऐसा बन जाएगा ग्राफ। देखिए, इसको ऊपर रख देते हैं, है ना। देखिए कैसा बन गया ग्राफ, मतलब कि ये एक ऐसा पॉइंट आ गया अपन लोग के पास, सॉरी, ये एक ऐसा पॉइंट आ गया जहाँ पे z का वैल्यू मिनिमम है, ठीक है। तो इसी चीज़ का हम लोग यूज़ करके क्या हम ग्राफ बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए, तो z और जो फ्रीक्वेंसी है उसके बीच में कैसा ग्राफ बन जाएगा, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक। जहाँ पे ये जो z है वो क्या है, z मिनिमम, वो उसका वैल्यू कितना, r के बराबर है। और इधर इस लाइन से इधर इस लाइन से इधर अगर ये देखा जाए तो एक्स सी जो है वो डोमिनेट कर रहा है एक्सएल को, ठीक है। और इस लाइन पे एक्स एल जो है वो ग्रेटर हो गया आपका एक्स सी से, है ना। और ये वाला जो बीच वाला जो लाइन आ गया वो आ गया आपका यूनिटी पावर फैक्टर का, यूपीएफ का।
इसको यूनिटी पावर फैक्टर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है चलो समझा दूंगा मैं पावर फैक्टर के बारे में। पावर फैक्टर के बारे में उन्होंने बता रखा है तो यूनिटी पावर फैक्टर का लाइन आ गया, ठीक है। अब अगर यदि ऐसा है तो हमको पता है अपने लोग को कि जो आई होता है वो होता है v/z होता है ना। तो इसका मतलब अगर यदि v को कांस्टेंट रखें तो आई जो हो जाएगा वो आपका इन्वर्स हो जाएगा z से। तो मतलब अगर यदि z का ग्राफ कुछ ऐसा है तो आई और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ। होगा ना, आई एम श्योर आप लोगों को समझ में आएगा कि ऐसा ही होगा ग्राफ, इन्वर्स होगा, इन्वर्स, ठीक। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा जहाँ पे आई मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक। और ये वाला पॉइंट, ये जब एक्स सी जो है आपका ज़्यादा बड़ा है एक्सएल से, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा एक्स एल जब ज़्यादा बड़ा है आपका एक्स सी से, है ना, ठीक। तो ये आ गया आपका करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ, ठीक। तो जो बैंडविड्थ है वो क्या होता है कि क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है ये वाला वैल्यू, ये क्या है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, दिस इज रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक। तो अगर यदि हम लोग यहाँ से एक पॉइंट पकड़ लें, ये वाला मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पे ये है और ये एक पॉइंट यहाँ पे ये है, ठीक। अब इस फ्रीक्वेंसी को ऊपर लेके जाए हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और ये इस फ्रीक्वेंसी को यहाँ से ऊपर लेके जाए, ठीक। तो हम लोगों को ग्राफ में एक ये पॉइंट मिलेगा और एक ये पॉइंट मिलेगा, ठीक है। और इसी वैल्यू को हम लोग जनरली आमतौर पे कहते हैं बैंडविड्थ 0.707 आई के बराबर। मतलब ये आई पूरा है वैल्यू और ये वाला वैल्यू 0.707 के बराबर है, या फिर हम लोग उसको ऐसे देख सकते हैं I/√2 के बराबर है ना। और इसी फ्रीक्वेंसी को, एक हो गया आपका लोअर हाफ फ्रीक्वेंसीज और एक होता है आपका हायर हाफ फ्रीक्वेंसीज, इसको ऐसे देख लेते हैं, ये हो गया ये हो गया आपका F1 और ये हो गया आपका F2, ठीक। और ये आपका हो गया रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी FR। इस दोनों के बीच में जो फ्रीक्वेंसी आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, बैंडविड्थ। तो इसी चीज को हम लोग समझ सकते हैं डेफिनेशन बाय डेफिनेशन, क्या कह सकते हैं कि फॉर सीरीज रेजोनेंट सर्किट bandwidth is defined as the range of frequency over which the magnitude of the current is equal to or greater than 0.707 of current at resonance, ठीक है। तो ये हो गया आपका बैंडविड्थ का डेफिनेशन। और इस यदि मैथमेटिकली देखा जाए तो बैंडविड्थ होता क्या है बेसिकली, बैंडविड्थ इसको हम लोग BW से डिनोट करते हैं, सॉरी एक मिनट क्या हो रहा है यार, बैंडविड्थ जो है वो क्या होता है F2 माइनस F1, ठीक है। यहाँ से F2 माइनस F1, क्योंकि F2 जो है आपका हायर फ्रीक्वेंसी और F1 लोअर फ्रीक्वेंसी, तो हायर माइनस लोअर, हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी, तो ये आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया इस चीज़ का, ठीक है। अब इसी में एक टर्म आता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्यू फैक्टर। अच्छा, इसको हम लोग एक चीज़ और भी कह सकते हैं कि दिस इज, ये हो गया आपका हायर हाफ पावर
फ्रीक्वेंसी और ये वाला हो जाएगा लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं। ओ माय बैड, सॉरी सॉरी, जस्ट उल्टा हो गया। ये हो जाएगा लोअर और ये हो जाएगा हाई, ठीक है, मिस्टेक हो गया था। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट टर्म आता है आपका, वो आता है आपका क्वालिटी फैक्टर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर, इसको आमतौर पे क्यू से डिनोट किया जाता है, ठीक। तो क्वालिटी फैक्टर सीरीज एलएलसी सर्किट का वो डिफाइन है कि इट इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज मैग्निफिकेशन ऑफ अ सीरीज रेजोनेंट सर्किट। एक सिंपल सा डेफिनेशन है। अब इसका मतलब क्या होगा, देखिए होता क्या है कि सीरीज रेजोनेंट सर्किट में हमारे पास जो वोल्टेज है वो आपका फिक्स नहीं, क्योंकि सीरीज है ना, सीरीज में वोल्टेज सेम नहीं रहता, सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट रहता है, ठीक। तो चूंकि हम लोग एक खास कंडीशन का बात करें जहाँ पे एक्सएल का वैल्यू एक्सी के बराबर हो जाएगा, अगर यदि ऐसा होगा तो उस केस में जो जो वोल्टेज का जो वैल्यू है वो भी आपका वेरी करेगा, क्योंकि करंट का वैल्यू वेरी कर रहा है ना। इस वाली इक्वेशन, इस वाले ग्राफ से यहाँ से देख सकते हैं, ये आई जीरो था, जीरो से मैक्सिमम फिर मिनिमम हुआ, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपका जो वो भी है वो भी तो वेरी करेगा ना। तो भी अगर यदि वेरी करेगा तो हम लोग इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं कि बेसिकली दो डेफिनेशन हो सकता है। एक डेफिनेशन जो मैंने कहा अभी कि इक्वल टू द वोल्टेज मैग्निफिकेशन इन द सर्किट एट रेजोनेंस, ठीक। और दूसरा डेफिनेशन ये हो सकता है कि क्यू फैक्टर ऑफ अ सीरीज सर्किट is also defined as the ratio of reactive power of either inductor or capacitor to the average power of resistance at resonance। मतलब रेजोनेंस कंडीशन पे जो रिएक्टिव पावर का जो वैल्यू है और जो एवरेज पावर है उस दोनों का रेशियो को हम लोग क्यू फैक्टर बोल सकते हैं। तो मैथमेटिकली में क्या सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू रिएक्टिव पावर, क्योंकि आर एल सी है, एल भी है सी भी है, तो इसका मतलब हम लोग दोनों में से किसी भी एक का रिएक्टिव पावर ले सकते हैं, रिएक्टिव पावर बाय एवरेज पावर, ठीक है। तो जो रिएक्टिव पावर होगा, अगर हम लोग इंडक्टेंस को पकड़ लेते हैं तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू एक्सएल, और एवरेज पावर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर, सॉरी आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा अपने पास, एक्सएल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा एल बाय आर, ठीक। अब ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ओमेगा चूंकि हम लोग का रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है ना ओमेगा, तो ओमेगा आर क्या होगा, 1 बाय अंडर रूट एल सी, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 बाय अंडर रूट एल सी इंटू एल बाय आर, ठीक। तो ये जो फाइनल इक्वेशन आ जाएगा अपने लोग के पास, वो आ जाएगा 1 बाय आर अंडर रूट एल बाई सी, क्योंकि रूट एल से एल कट जाएगा तो हमारे पास ये वाला फार्मूला बच जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है और ये वहीं से आ रहा है, ठीक है। और जनरली जो क्यू फैक्टर होता है वो डिफाइन होता है आपका किसी पर्टिकुलर कॉइल के लिए, ठीक।
एक और चीज़, हम लोगों ने क्यू फैक्टर देख ही लिया, तो क्यू फैक्टर और बैंडविड्थ के बीच में एक रिलेशन भी देख लेते हैं। तो जो क्यू फैक्टर और बैंडविड्थ के बीच में जो रिलेशन है वो ये है, रिलेशन बिटवीन क्यू फैक्टर। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो भी मैंने डेरिवेशन किया है ना, ये पैरेलल सीरीज सर्किट के लिए, नॉट पैरेलल। पैरेलल के लिए कुछ कंडीशंस डिफरेंस हो जाएंगे। क्यू फैक्टर एंड बैंडविड्थ BW, ठीक। तो बैंडविड्थ जो होता है वो होता है आपका एफ आर बाई क्यू के बराबर होता है, और एफ आर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, F2 माइनस F1 बाई क्यू, ठीक है। तो ये आ गया आपका डेफिनेशन, सॉरी रिलेशन। तो आज हम लोगों ने क्यू फैक्टर के रिलेशन को डिराइव किया, बैंडविड्थ के रिलेशन को डिराइव किया, उसके बाद फिर करंट और जो फ्रीक्वेंसी है उसके बीच में क्या ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। जो इम्पिडेंस है और जो एफ है उसके बीच में क्या ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो उस चीज़ को हम लोगों ने समझा, और साथ ही साथ रेजोनेंस कंडीशन को भी डिराइव किया, ठीक है। रेजोनेंस कंडीशन क्या कहता है कि वो ऐसा कंडीशन जहाँ पे एक्सएल का वैल्यू एक्सी के बराबर हो और जेड का जो वैल्यू हो जाएगा वो आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, और जो डेफिनेशन मैंने लिखा है वो इंपॉर्टेंट है, और इससे न्यूमेरिकल काफ़ी बनते हैं। तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो रिलेशन मैंने डेवलप किया है बैंडविड्थ का, फ्रीक्वेंसी का, फिर आपका क्यू फैक्टर का, सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सीरीज रेजोनेंट सर्किट के लिए एप्लीकेबल है, पैरेलल में ये चीज़ नहीं लगा सकते, पैरेलल में थोड़ा सा कंडीशन डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो फाइनली हम लोगों ने इतने सारे कट्स के बाद इस वीडियो को कम्प्लीटली शूट कर लिया, ठीक है। तो आप लोगों को बधाई हो। और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम कोशिश करेंगे एक न्यूमेरिकल को डिस्कस करना रिगार्डिंग रेजोनेंस, ठीक है। तो एक बेटर क्लैरिटी मिल जाएगा आप लोगों को, और बाकी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और शेयर भी हो सके तो कर दीजिएगा, ठीक है। तो राइट नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग।